Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि कल सभी को पता है कि कल टेस्ट नहीं डाला था रक्षाबंधन के अवसर पर। मित्रों, NCERT 12th साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 3 आज आपके लिए लेकर आया हूँ। 11 साइकोलॉजी के मैंने लगभग 5 टेस्ट अपलोड किए हैं, तो उन टेस्टों को ज़रूर देखें साथियों। तो मित्रों, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलने हैं और बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ ही आपको एक एक प्रश्न बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न, नए प्रश्न यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे मित्रों। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। साथियों, पहला प्रश्न आता है, हमारे अपने व्यवहार को संगठित और परिवीक्षण और मॉनिटर करने की योग्यता का अर्थ है कि हम जो खुद के व्यवहार को, प्रश्न क्या है पूछिए, यहाँ पे प्रश्न को एक बार समझना है। क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि हम खुद के व्यवहार को जब संगठित करते हैं, परिवीक्षण करते हैं और मॉनिटर करते हैं, ये जो योग्यता अपनी एबिलिटी होती है, इसको क्या कहा जाता है? आत्मनियमन इसको आप कहते हो, इसको आप आत्मरक्षा कहते हो, इसको आप आत्मसम्मान कहते हो, ये इसको आत्मक्षमता कहते हो। तो साथियों, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मित्रों आत्मक्षमता। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, बाकी आत्मनियमन, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा ये यहाँ पर गलत है। तो साथियों, प्रथम ही विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। मित्रों, यहाँ पर नए प्रश्न में देखने को ही मिलेंगे, गारंटीड है, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल यूनिक है। मैं खुद बनाता हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ यहीं पर ही देखने को मिलेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आत्म सक्षमता की अवधारणा किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? जो आत्म क्षमता या आत्म सक्षमता है, दोनों एक ही है। इसकी जो अवधारणा है, ये अधिगम के अनेक सिद्धांत है, तो कौन से सिद्धांत पर यह आधारित है? आपके सामने 4 विकल्प है। कर्ट लेविन का क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, स्किनर का पुनर्बलन सिद्धांत और बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा इसका विकल्प नंबर 4, जो बिल्कुल सही है। जो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत पे ही आत्मक्षमता की अवधारणा आधारित है। साथियों, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 3 आता है, ये समझने के ऊपर है। ये प्रश्न रटना नहीं, इसको रटी हुई चीज़ नहीं है, ये कुछ व्यवहारिक चीज़ें हैं जो आपको समझकर ही आएगी, तो समझकर उत्तर दीजिएगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व का तात्पर्य है, जो कॉमन मैन जिसको आप कहते हो, कॉमन मैन सामान्य व्यक्ति, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है? मानव शारीरिक एवं बाह्य रूप, मानव का शारीरिक एवं बाह्य रूप, ऐसा आता, का शब्द टाइप होने में मिस्टेक हुई। मानव का आंतरिक रूप, मानव का आंतरिक एवं बाहरी समस्त पक्ष, और इनमें से कोई नहीं। साथियों, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। अगर यहाँ पर डायरेक्टली यूँ पूछा जाता है कि व्यक्तित्व का तात्पर्य है, तो वहाँ पर तो फिर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को आधार मानकर आपको व्यक्तित्व का अर्थ निकालना है, और एक जो सामान्य व्यक्ति होता है वो मानता है कि जो मानव का शारीरिक और बाह्य रूप होता है, जिसको वो पहली बार देखता है, देखकर कहता है कि वाह क्या बात है, कहते हैं ना इसे। तो मित्रों, एक सामान्य व्यक्ति के लिए मानव का शारीरिक एवं बाह्य रूप ही व्यक्तित्व होता है, इसलिए 101% प्रथम विकल्प सही रहेगा। अगर यहाँ यूँ पूछता मनोवैज्ञानिक दृष्टि से या डायरेक्टली पूछ लेता व्यक्तित्व का अर्थ है, तो फिर तीसरा चला जाता आंसर, लेकिन यहाँ सामान्य व्यक्ति, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा बदल दिया है, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो उस विशेषता का आपको चयन करना है जो व्यक्तित्व की नहीं होती है। ये जो गलत आपको लगती है वो ही आपको बतानी है। प्रथम विकल्प है, इसके अंतर्गत
शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आ जाते हैं। किसके अंतर्गत मित्रों? व्यक्तित्व के अंतर्गत शारीरिक घटक भी आ जाते हैं और मनोवैज्ञानिक घटक भी आ जाते हैं। प्रथम विकल्प, व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनशील होता है कि जो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है अलग अलग प्रकार के, इनमें एक विशेषता ये भी होती है कि व्यक्ति जो परिस्थितियाँ आती है उनके अनुसार अनुकूलनशील होता है, मतलब ढल जाता है। जो तीसरा यहाँ पर विकल्प है, किसी व्यक्ति को देखकर आसानी से उसका वर्णन किया जा सकता है। कोई व्यक्ति आपको दिखता है और आप तुरंत देखते ही बोल दो ये व्यक्तित्व इस प्रकार का है, इसका व्यक्तित्व ऐसा है, और उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रश्न को समझिए, बड़ा ही इजी प्रश्न है, व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तीसरा विकल्प राइट है। कैसे? डायरेक्टली आप किसी व्यक्ति को देखकर ही बड़ी आसानी से उसका वर्णन नहीं कर सकते कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आप करते हो वर्णन तो बिल्कुल गलत ही होगा 90%। तो साथियों यहाँ तीसरा विकल्प सही है, बाकी ये दोनों विशेषता सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने उपागमों का उल्लेख किया है? 1, 2, 3, 4। तो साथियों पहले आप आंसर दीजिएगा और आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा 2 उपागम। देखिए मनोवैज्ञानिक उपागमों की बात करें तो इसके 2 उपागम होते हैं। पहला होता है प्रकार उपागम और दूसरा होता है विशेषक उपागम। प्रकार उपागम और विशेषक उपागम, मतलब यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। विशेषक मतलब होता है मित्रों शील गुण, ठीक है, शील गुण। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, 5वां प्रश्न है, व्यक्तित्व का विशेषक उपागम बल देता है। विशेषक अभी बताया था, शील गुण उपागम किस पर बल देता है? व्यवहारात्मक गुणों पर, नैतिक गुणों पर, मनोवैज्ञानिक गुणों पर और उपयुक्त सभी पर। तो मित्रों मुख्य रूप से यहाँ पर आपसे पूछा गया है विशेष रूप से, राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर, और आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जो व्यक्तित्व का विशेषक उपागम या शील गुण उपागम बल देता है वो है मनोवैज्ञानिक गुणों पर। किन पर बल देता है मित्रों? मनोवैज्ञानिक गुणों पर। प्रश्न नंबर 5 में तीसरा विकल्प सही है, बाकी जो प्रकार उपागम है वो व्यवहारात्मक गुणों पर बल देता है। तो यहाँ विशेषक है तो विशेषक, तो साथियों यहाँ पर तीसरा ही विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों, हिप्पोक्रेट्स मूलतः निवासी थे यूनान के, अमेरिका के, ब्राज़ील के और ग्रीक के। तो मित्रों यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। जो हिप्पोक्रेट्स है जिन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का, तो सबसे प्राचीन वर्गीकरण इन्हीं के द्वारा किया गया था, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। और मित्र ये निवासी थे मित्रों ग्रीक के। कहाँ के निवासी थे ये? ग्रीक के। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। तो मित्रों बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा है? चौथा विकल्प ग्रीक वाला। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों, कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? सभी को पता होना चाहिए, सभी को। यहाँ प्रथम विकल्प है 6 भागों में, दूसरा है 4 भागों में, तीसरा है 2 भागों में और चौथा है 5 भागों में। तो साथियों कार्ल जुंग, युंग, यंग तीनों एक ही व्यक्ति है, तीनों एक का ही नाम है, और इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 2 भागों में किया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। एक और प्रकार होता है उभयमुखी, जो इन्होंने बाद में बताया था इनके शिष्यों ने, नामेन और याकोर सॉरी। तो मित्रों यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, 2 भाग अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। प्रश्न नंबर 7। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, विशेषक उपागम का जनक किसे माना जाता है? फ्रीडमैन, आलपोर्ट, केटल और मॉरिस। तो मित्रों मैंने पहले भी बता दिया था विशेषक उपागम का मतलब शील गुण होते हैं। तो ये शील गुण जो उपागम है, इस उपागम का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? साथियों इसका राइट आंसर है आलपोर्ट को ही विशेषक उपागम या शील गुण उपागम का जनक कहा जाता है। जो विशेषक उपागम है इसमें 2 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, एक तो आता है आलपोर्ट, एक होता है केटल।
आलपोर्ट के सिद्धांत के बाद केटल ने सिद्धांत दिया था सील गुण का, इसलिए प्रथम तो आलपोर्ट रहेगा और फिर इसके बाद में इसमें केटल का नाम आता है, तो दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। महात्मा गांधी की अहिंसा एवं हिटलर का नाजीवाद जैसे सीलगुण उदाहरण है। जो जैसे महात्मा गांधी में एक सीलगुण था अहिंसा का, जिन्होंने उनको विश्व प्रसिद्ध कर दिया था। हिटलर का सीलगुण था नाजीवाद। तो साथियों ये जो सीलगुण है ये किसके उदाहरण हैं? प्रमुख विशेषक, विशेषक मतलब सीलगुण, केंद्रीय सीलगुण, गौण विशेषक या गौण सीलगुण, और इनमें से सभी। तो मित्रों यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा जो महात्मा गांधी की में अहिंसा और हिटलर का जो नाजीवाद है ये प्रमुख विशेषक के उपागम है। किसके उपागम है? प्रमुख विशेषक या प्रमुख सील गुणों के ये मित्रों ये उदाहरण है। प्रश्न नंबर 9 में आपका प्रथम विकल्प सही है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। सुबह 8 बजे आपके हिंदी का टेस्ट नंबर 14 भी अपलोड किया जाएगा। जरूर उस टेस्ट को देखें, क्योंकि टेस्ट के साथ में ही टॉपिक भी आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैं करवा देता हूँ। तो सुबह 8 बजे याद रखिएगा, काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वहाँ पर टेस्ट है साथियों, सुबह 8 बजे जरूर आए। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। रेमंड केटल ने मूल सील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 8, 14, 16 और 18। तो साथियों जो आर.बी. केटल या रेमंड केटल थे, इन्होंने जो मूल सील गुण हैं उनकी संख्या बताई है 16। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। रीट के एग्ज़ाम में ये प्रश्न तो पूछ लिया गया था और ये प्रश्न लिखा हुआ अच्छी तरह से एनसीईआरटी 12th बुक में मित्रों। तो यहीं से आपके प्रश्न आते हैं, इसीलिए कहता हूँ कि बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, नंबर आएगा तो अच्छा लगेगा आपको भी, मुझे तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो साथियों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए लेकर आऊँगा। बिल्कुल चैनल से जुड़कर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर नहीं कर रखा है तो। मिलते हैं सुबह 8 बजे वाले वीडियो में।